हेलो एवरीवन, दिस इज़ सरिता चौहान। वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर चैप्टर 4 क्लास 10th। ये आपका फर्स्ट टर्म का चैप्टर है, एमसीक्यू बेस है। और आपके कुछ इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट जो मेन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, स्टेट्स नेम है, क्रॉपिंग पैटर्न है, एग्रीकल्चर है। बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। बस आपको क्या करना है, वर्ड्स पे फोकस करना है। कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार मैं क्वेश्चंस में आपको रिपीट करके दूंगी, हाईलाइट करूंगी, आपको समझ आने चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चंस है का ये कीवर्ड है और इससे ही एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो अगर आपको वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया है, एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गई है, तो आप इजीली उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एक मेन वर्ड होता है उस पर आप बुक लेके बैठो, हाईलाइट करो, उसको अच्छे से समझो और उससे कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि बन सकते हैं और आप उसको कैसे सोल्यूशन दे सकते हो वो प्रैक्टिस करेंगे। और बहुत इजी चैप्टर है, ऑलमोस्ट आपको आता ही है। आप क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको ऑलरेडी नॉलेज में होंगी। सबसे पहले हम बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे एग्रीकल्चर का एक क्वेश्चन दे रखा है, बोला कि कौन सी स्टेटमेंट है इसमें जो ट्रू नहीं है। ठीक है, नॉट फाइंड आउट करना है। अब करेक्ट तो सबको ऑलमोस्ट पता ही होता है, बट हमें नॉट वाला फाइंड करना है। भाई हमें ये भी पता है एग्रीकल्चर क्या है, बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की। एग्रीकल्चर इंक्लूड क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल रियरिंग, ये भी करेक्ट है। एग्रीकल्चर इज अ सिंगल लार्जेस्ट सेक्टर फॉर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, करेक्ट। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज करेक्टराइज बाय वेरी हाई यील्डिंग पर हेक्टेयर, नहीं, ये नॉट है क्योंकि लो है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट अगर हम देखें इंटेंसिव फार्मिंग का अभी टाइपिंग में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ फार्मिंग में, तो इंटेंसिव फार्मिंग में अगर हम देखें जो लैंड होल्डिंग होती है वो अनइकोनॉमिकली होती है। अब अनइकोनॉमिकली है इंटेंसिव फार्मिंग में, ये एक टाइप है किसका, फार्मिंग का। तो क्यों? क्योंकि ये फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, यानी जब लैंड होती है और उसके छोटे छोटे साइज हो जाते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से। क्योंकि जो आप जानते हैं जैसे लैंड है, एक पैच ऑफ लैंड का पार्ट, जैसे कि एक फैमिली का हेड होता है और फिर वो अपने नेक्स्ट जो जनरेशन होती है उसको वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है प्रॉपर्टी। जैसे कि मानो घर में आपके फादर हैं, उनके 2 बच्चे हैं, तो प्रॉपर्टी उनको दोनों को इक्वली बटेगी। तो उसकी वजह से लैंड क्या हो गई, डिवाइडेड हो गई, जिसकी वजह से वो इतना बेनिफिशियल नहीं दे पाएगी, आउटपुट उसमें से नहीं निकलेगा, तो वो क्या हो जाती है, अनइकोनॉमिकली हो जाती है। और इसी से रिलेटेड अगर हम देखें तो यहाँ पे जो बोला है वेरी हाई यील्डिंग पर हेक्टेयर, यानी लो कंसीडर करती है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में रिलेट हैं। और आपको पता है कि एग्रीकल्चर क्या है, अपने आप में ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ है सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। हम हमारी कंट्री में ज़्यादा जो पॉपुलेशन है उसमें अंगेज़ है, 2/3 पॉपुलेशन ऑलमोस्ट अंगेज़ है। बिसाइड फूड ग्रेन्स के अलावा बहुत सारा जो रॉ मटेरियल है इंडस्ट्री को प्रोवाइड होता है। आज से नहीं, इंडस्ट्री जब ब्रिटिशर्स थे तो वो भी अट्रैक्ट हुए थे हमारी कंट्री में। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ पे उनको लगा कि भाई ये एक अच्छा रिसोर्सेज यहाँ पे है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, अपनी इंडस्ट्रीज़ को फ्लरिश कर सकते हैं। टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, तो एज अ रॉ मटेरियल हमारी कंट्री उन्होंने क्या करा, यहाँ से ड्रेन करना स्टार्ट करा रिसोर्सेज को। और तो ये तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ फार्मिंग। मेन जो आपके टॉपिक्स हैं वो अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं कि टाइप ऑफ फार्मिंग। चलो हमने ये तो देख लिया कि एग्रीकल्चर क्या होता है और एग्रीकल्चर में जो किस टाइप की चीज़ें होती हैं। अब देखेंगे टाइप ऑफ फार्मिंग। पहले जो एग्रीकल्चर की जाती थी आपको पता है, एक प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो अभी करते हैं, और कमर्शियल फार्मिंग। ये 3 टाइप्स ही हैं जो हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। किसमें? टाइप ऑफ फार्मिंग में प्रिमिटिव होती है, कमर्शियल होती है और इंटेंसिव, 3 ही टाइप की फार्मिंग होती हैं। तो प्रिमिटिव का नाम से पता चल रहा है स्टूडेंट कि प्रिमिटिव क्या है। प्रिमिटिव से पता चल गया कि पुराना तरीका। ठीक है, सब्सिस्टेंस का मतलब जो गुजारा करने के लिए किया जा रहा है, यानी आप अपनी लाइवलीहुड को चला रहे हो, तो पुराने तरीके से गुजारा करने के लिए जो फार्मिंग की जाती थी वो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। तो ठीक है, और वो इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब क्या होता है, जो कि इस क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो ये भी इसका सेकंड टाइप है फार्मिंग का। फर्स्ट प्रिमिटिव हो गया, सेकंड इंटेंसिव हो गया। इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है,
इंटेंसिव क्या है, बहुत ज़्यादा फोर्स होना। और क्यों फोर्स है, क्योंकि मैंने बोला है कि लैंड क्या है, साइज़ जो है उसका अनइकोनॉमिकली है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जितनी भी लिमिटेड की लैंड है उसी से आउटपुट निकालना है। और वो कैसे निकालेंगे, हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल्स डालना, इनपुट्स डालना, इरिगेशंस यूज़ करना, ठीक है, ऑब्टेन हायर प्रोडक्शन को हायर करने के लिए सारे केमिकल्स यूज़ करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर होना सब्सिस्टेंस करने के लिए, यानी अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए फार्मिंग करना। और इंटेंसिव यानी ज़्यादा फोर्स है लैंड पे, बहुत ज़्यादा दबाव है, प्रेशर है एग्रीकल्चर लैंड पे। एनॉर्म्स, और क्यों है एनॉर्म्स, क्योंकि बच्चे कोई भी लिमिटेड लैंड है, अब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, कोई और ऑप्शन ही नहीं है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होने की वजह से उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो वो सीधी सी बात है क्या करेंगे, फैमिली के अगर 5 मेंबर्स हैं तो अगर कहीं उनको कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स नहीं मिल रहा तो वो वहीं पे एंगेज हो जाएंगे और वहीं पे क्या करेंगे, एग्रीकल्चर में सबके सब काम करेंगे। अगर उनको 5 मेंबर में से किसी एक को मिल भी जाती है जॉब तो उनके लिए इकोनॉमिकली होगा, फ़ायदा हो जाता है, बट नहीं है तो सबको क्या करना पड़ेगा, फार्मिंग करनी पड़ेगी। तो उस लैंड पे तो प्रेशर है ना, तो इसीलिए इसको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। और कमर्शियल फार्मिंग का मतलब क्या होता है, कमर्शियल फार्मिंग का मतलब जो कि अपना हम सिर्फ गुजारा करने के लिए खेती नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एज अ प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, कि हम उसको क्या कर सकते हैं, उसका जो सरप्लस है उसको हम मार्केट में क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो वो कमर्शियल फार्मिंग होती है। तो 3 टाइप्स फार्मिंग के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अभी बनते हैं। मैं स्टूडेंट आपको टॉपिक टू टॉपिक इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि चैप्टर भी रिवाइज हो जाए और उससे ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चंस हैं, उनकी हेडिंग से वो किस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं आप समझ पाएँ। जैसे कि अब टाइप ऑफ फार्मिंग में अगर हम देखें तो ये नेम फार्मिंग सिस्टम एग्रीकल्चर टाइप विच आर प्रैक्टिस इन इंडिया। अब जो फार्मिंग है मेन यहाँ पे देखेंगे इंडिया के अंदर कौन सी है, नीचे जो दे रखे हैं नेम, जो इंडिया के अंदर प्रैक्टिस की जाती है, तो प्रिमिटिव की जाती है या कमर्शियल की जाती है, दोनों की जाती है, कोई भी नहीं की जाती है। तो सही बात है, अभी मैंने टाइप ऑफ फार्मिंग में बता दिया, प्रिमिटिव भी की जाती है, कमर्शियल भी की जाती है, इंटेंसिव भी की जाती है। प्रिमिटिव ये है जो पुराने टाइम पे की जाती थी, एंशियंट टाइम पे पुराने तरीके से की जाती थी, स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे की जाती थी और प्रिमिटिव टूल्स होते थे, हो है, दाव है, डिगिंग स्टिक्स हुआ करते थे, फैमिली के मेंबर काम करते थे, मॉनसून पे डिपेंड हुआ करते थे, नेचुरल फर्टिलिटी होती थी, उसके अंदर कुछ मैन्यूर या फिर कोई फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करते थे। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप्स ग्रोन, यानी जितनी भी क्रॉप्स ग्रोन की जाती थी वो सब सस्टेन होती थी नेचुरली एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, नेचुरल फर्टिलिटी थी सॉइल के अंदर, ठीक है, तो वो प्रिमिटिव है। ये दोनों ही की जाती थी, तो आप ए और बी यानी सी पे लगा दीजिए। इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट, विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैच ऑफ लैंड विच द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स। एग्रीकल्चर हमें पता है कि कौन सी टाइप है, तो अभी मैंने आपको बताया कि स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे जो की जाती है और प्रिमिटिव टूल से की जाती है, तो सीधी सी बात है वो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो गई। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ स्टूडेंट्स, वर्ड्स पे ध्यान दो, क्योंकि अगर आपको वर्ड्स क्लियर हो गए, जैसे प्रिमिटिव हो गया, प्रिमिटिव टूल्स हो गया, स्मॉल पैच ऑफ लैंड हो गया, ये वर्ड्स क्या कर रहे हैं, ये आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं खुद ही आंसर क्वेश्चंस के अंदर ही छुपा हुआ होता है। एक बार अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे तो आंसर आप अपने आप ही कैरी कर लेंगे, उसमें कोई आपको लर्न करने की ज़्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं उसके अंदर जो भाई बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर लगे। तो स्मॉल पैच ऑफ लैंड है, प्रिमिटिव टूल्स हैं, दैट मीन्स प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, तो उसके अलावा कोई है ही नहीं इसके अंदर ऑप्शन, रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस में अगर आपसे पूछा है कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस इन एरिया विद द हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यूजिंग मॉडर्न इनपुट्स, मैंने आपको क्या बताया उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ये करेक्ट बनता है कि भाई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, मॉडर्न इनपुट यूज़ किए जाते हैं, लैंड लिमिटेड का होता है, इसीलिए इंटेंसिव है, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसीलिए इसे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं कि उससे ज़्यादा आउटपुट निकालना है, तो ये तो ठीक है। नेक्स्ट है द फार्मर कंटिन्यू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड, अब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, ये भी सही है स्टूडेंट, बिकॉज लगा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसका
असर्सन का ये रीज़न है या नहीं है? तो हाँ है भाई। इंटेंसिव की क्या पहचान है, क्या आइडेंटिटी है? यही तो है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव कोई रिसोर्सेज नहीं है। जब भी तो ज़्यादा पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा है वो किस पे डिपेंड हो गई है? लिमिटेड लैंड पे, कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकले। तो वो इंटेंसिव यानी ज़्यादा फोर्स पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है लैंड पे, तो वो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। और क्यों? क्योंकि कोई अल्टरनेटिव सोर्स नहीं है लाइवलीहुड का। उसके ना होने की वजह से, लैंड का लिमिट होने की वजह से फार्मर्स कंटिन्यू क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं और मॉडर्न इनपुट्स यूज़ करते हैं। तो ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा कौन सा सेशन हो, कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए। इस पे टिक लगा दीजिए, यानी ए आर ट्रू हैं दोनों। ए करेक्ट आंसर है सेशन, और उसका रीज़न भी करेक्ट है, तो इसीलिए हमारी एक्सप्लेनेशन भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अवर कंट्री? भाई पुराने टाइम पे आप खुद ही देखो ना, पुराने समय से होती आ रही है। पहले इंडस्ट्री थोड़ी हुआ करती थी, तो ये भी कॉमन सेंस ही हमें पता ही है भाई, एग्रीकल्चर है, तो इसमें भी कोई हमें डाउट वाली कोई है ही नहीं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द सेंटेंस इज नॉट करेक्ट अबाउट परमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग? अब परमिटिव तो आपको पता चल गया भाई, हाँ प्रिमिटिव टूल से की जाती थी, स्मॉल पैच ऑफ लैंड से, ठीक है, और मॉनसून से की जाती थी, मतलब मॉनसून पे डिपेंड होते थे, नेचुरल फर्टिलिटी होती थी, बस ये कीवर्ड है। अब इसमें से हमें नॉट वाला फाउंड करना है, कौन सा नहीं है। तो इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड, करेक्ट, ये भी सही है। इट इज़ अ प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, नहीं, मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीन थोड़ी यूज़ होती थी। प्रिमिटिव का मतलब ही है बच्चों कि भाई वो क्या है, पुराने तरीके से किए जा रहे हैं, प्रिमिटिव टूल्स किए यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न तो है ही नहीं। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? नोट वाला हो गया। लैंड प्रोडक्टिविटी इज़ लो, जो लैंड की प्रोडक्टिविटी थी वो क्या है? बहुत ज़्यादा लो है। और नेक्स्ट में देखें तो इसमें लिखा है, इन दिस फूड क्रॉप इज़ ग्रोन इन सस्टेन द फैमिली ऑफ द फार्मर। तो ये सारे करेक्ट हैं, बस यही रॉन्ग है, क्योंकि भाई फैमिली के जो सारे मेंबर्स थे वो फूड क्रॉप ग्रो करते थे सस्टेन करने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए, तो यही, और फैमिली के मेंबर ही काम किया करते थे, और लो प्रोडक्टिविटी थी, तो इसमें भी कोई आपको डाउट नहीं है। अब इसी में प्रिमिटिव में एक क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट, स्लैश एंड बर्न का, क्योंकि जो पुराने तरीके से एंशिएंट टाइम पे खेती करते थे, मोस्टली ट्राइबल कम्युनिटीज़ हो गई जो फॉरेस्ट में रहती थी, एक जगह से दूसरी जगह पे जाती थी, ठीक है, तो वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते थे। और मोस्टली कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, लाइक आसाम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, इस यहाँ पे छत्तीसगढ़, तो ये जो एरिया है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते थे। यानी फार्मर्स क्या करते थे? पहले एक पैच ऑफ लैंड को लेते थे, उसे क्लियर करते थे, वहाँ पे कोई भी फूड को, क्रॉप को ग्रो करना है, किस लिए? सस्टेन करने के लिए, अपनी फैमिली को भी उनको चलाना है अपना लाइफ को। और सॉइल फर्टिलिटी क्या होती थी? जब डिक्रीज़ हो जाती थी तो वो फिर अदर शिफ्ट हो जाते थे, दूसरे फॉरेस्ट की तरफ बढ़ते थे, वहाँ पे उसको क्लियर करते थे, जो फ्रेश पैच ऑफ लैंड हुआ करता था वहाँ पे खेती किया करते थे। तो ये शिफ्टिंग जो बोला है कि यहाँ से अगर हम शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं और इस एरिया को हमने छोड़ दिया, तो ये 8-10 साल में, ईयर में स्टूडेंट क्या होता था, 8 to 10 ईयर्स में रिप्लेनिश हो जाता था, इसकी नेचुरल फर्टिलिटी सॉइल की बन जाती थी, क्योंकि सारा नेचुरल प्रोसेस होता था। तो जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है, हम जानते हैं कि टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में थोड़ा सा लो था, लेकिन देखें तो सब कुछ इसमें कोई भी, क्योंकि लो क्यों था? क्योंकि मॉडर्न इनपुट्स यूज़ नहीं होते थे, नेचुरल फर्टिलिटी मानसून पे डिपेंड होना पड़ता था। क्योंकि देखो फॉरेस्ट है, उसको पहले कट करते थे, उसको फिर बर्न करते थे, वहाँ पे वो एशेज़ में चेंज हो जाता था, वहीं पे उसको सीड डाल दिया जाता था, मॉनसून का वेट किया जाता था। तो मॉनसून जब आती थी तब वो क्या करेगा? ग्रो करते थे सीड्स, और नेचुरली वो प्लांटेशन ग्रो करेंगे। अब उसके अंदर जब आप मैन्यूर नहीं डाल रहे हो, कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाल रहे हो, कोई पेस्टिसाइड नहीं है, मशीनरी यूज़ नहीं कर रहे हो, टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे हो, तो एक टाइम के बाद सॉइल की फर्टिलिटी कम होनी ही थी। तो यहाँ पे जब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती थी, वो शिफ्ट कर जाते थे अदर पैच ऑफ लैंड पे, फिर वहाँ पे खेती किया करते थे। तो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़, जो नोमैड्स होते थे वो करते थे, क्योंकि वो ये शिफ्ट करते रहते थे, प्लेस टू प्लेस वो जाया करते थे, मूव करते थे। तो मोस्टली आपको इसका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ध्यान रखना,
ठीक है। स्लैश एंड बर्न के बहुत सारे नेम्स हैं, अलग अलग स्टेट्स में इसको अलग अलग नेम से बुलाया जाता है। इस पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे झूमिंग हो गया, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हो गया, और स्लैश एंड बर्न हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं और यही बताते हैं कि भाई हाँ, क्लियर पैच ऑफ लैंड को क्लियर करके, फॉरेस्ट को क्लियर करके, उसको बर्न करके उसकी ऐश में शीट डाल देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है स्लैश एंड बर्न के जो नेम हैं डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो मिल्पा में जो मेन है स्लैश एंड बर्न बोलते हैं एज इन, तो कहाँ पे है, तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज़ नन इज़ मिल्पा। तो मिल्पा के नाम से जाना जाता है स्लैश एंड बर्न को, क्योंकि अलग अलग नेम है अलग अलग कंट्रीज़ में। तो ये कहाँ पर है, मैक्सिमो में, मैक्सिको में। ठीक है, ये आपको स्टूडेंट आप बुक लेना, उसके फर्स्ट पेज पे एक टेबल दे रखी है, वो सब वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे। अगर कोई वर्ड आ जाता है तो आप उस पर अच्छी तरीके से ऑप्शन पे टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स प्रैक्टिस झूम कल्टिवेशंस और शिफ्टिंग कल्टिवेशन। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट प्रैक्टिस झूम कल्टिवेशन और शिफ्टिंग कल्टिवेशन। तो वो अभी मैंने आपको बताया है एक्सप्लेनेशन में। जो झूमिंग है मेन कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में है, या पंजाब हरियाणा में है, मिज़ोरम नागालैंड में है, या उत्तराखंड सिक्किम है। तो जहाँ कहाँ पे ज़्यादा है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मैंने आपको बताया है, तो मिज़ोरम और नागालैंड है। तो मिज़ोरम नागालैंड वाला सेट बिल्कुल करेक्ट बैठता है, ये तो आप को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। असम, मेघालय, क्योंकि नॉर्थन स्टेट वाले जो हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी ज़्यादा रहती थी, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा हैं। ठीक है, असम, मेघालय, मिज़ोरम और नागालैंड, तो ये आपको नेम ध्यान रखने कि यहाँ पे ज़्यादा की जाती थी कल्टीवेट। झूमिंग, मिल्पा, रोका, रे, ये वर्ड्स कहाँ पे बोले जाते हैं, मतलब एक ही वर्ड्स को अलग अलग तरीके से अलग अलग बोले जाते हैं, लेकिन उसको हम किस नाम से बोलते हैं, तो शिफ्टिंग फार्मिंग भी बोल सकते हैं, यानी झूमिंग को हम शिफ्टिंग भी बोल सकते हैं, मिलाप बोल सकते हैं, रो का है, रे है। तो ये अलग अलग वर्ड से इनको क्या किया जाता है, बोला जाता है, तो वो शिफ्टिंग फार्मिंग है। फिर नेक्स्ट है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज़ ऑल्सो नन एज। हम इसको प्रिमिटिव को हम किसी और नाम से भी जान सकते हैं क्या, हाँ अभी हमने पढ़ा स्लैश एंड बर्न, यानी जो ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती थी वो स्लैश एंड बर्न का ही टाइप है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया, झूमिंग हो गया, ये इसी टाइप में आता है। फिर नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ द पिक्चर पोर्ट्रेइंग। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, इसमें जो आप फार्मिंग देख रहे हो, तो किस टाइप की फार्मिंग दिखाई दे रही है, स्लैश एंड बर्न या कमर्शियल फार्मिंग, इंटेंसिव या प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव में तो आपको पता ही है कि फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है, तो ये भी नहीं है। इंटेंसिव नहीं है, क्योंकि इंटेंसिव में तो इतना बड़ा लैंड है ही नहीं, साइज़ ही कम होता है। तो स्लैश एंड बर्न फार्मिंग नहीं है। तो सीधी सी बात ये क्या है, कमर्शियल फार्मिंग है, क्योंकि कमर्शियल फार्मिंग का मतलब ही क्या होता है स्टूडेंट, कमर्शियल का मतलब होता है कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स में देखें तो बहुत ज़्यादा हायर डोजेस मॉडर्न इनपुट्स यूज़ किए जाते हैं, एक लार्ज पैच ऑफ लैंड होता है, उसमें इसको किया जाता है, मतलब सेम काइंड ऑफ प्लांटेशन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप बनाना ले लो, बनाना के प्लांट्स आप देखोगे, मूवी में भी आपने देखे होंगे कि भाई एक बहुत बड़ा लार्ज लैंड होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, प्लांट्स लगाए जाते हैं, सेम काइंड ऑफ होते हैं। तो ये जो बोला है कमर्शियल में ही है। तो कमर्शियल हम कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, फ़ायदा कर सकते हैं, हम अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो इसीलिए तो ये प्लांटेशन हमें क्या बताता है, कमर्शियल। व्हाट इज़ द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग नन एज इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, असम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड। तो ये भी अभी झूमिंग ही है, क्योंकि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, असम में, मेघालय में, मिज़ोरम में और नागालैंड में झूमिंग के नाम से जानते हैं। तो ये इसमें आप एक बार स्टेट देख लीजिए, यहाँ पे ये स्टेट्स भी आपको ध्यान रखने हैं स्टूडेंट्स। मेघालय, यहाँ पे ये देखो नागालैंड है, मणिपुर है और मिज़ोरम है, तो ये मेघालय है। ठीक है, ये असम है। ये स्टेट्स के नाम मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ ताकि बच्चे जो जियोग्राफी है वो किससे बिलोंग करती है,
सारे स्टेट्स हैं और एग्रीकल्चर का चैप्टर तो विदाउट स्टेट्स आप पढ़ ही नहीं सकते हो, तो आपको पता होना चाहिए। ये तो आप अपने माइंड में सेट कर लो कौन सा स्टेट कहाँ पर है। तो एक बार आप इस स्टेट अगर आप भूल भी जाते हो तो नहीं भूलोगे, इसकी पिक्चर को क्या करो अपनी स्टडी रूम में पेस्ट करके रख लो, बार बार देखोगे तो हमेशा ध्यान रहेंगी सारी चीज़ें, कौन सा स्टेट कहाँ पे है। सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की ही नहीं, सारे स्टेट्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि पूरा चैप्टर ही स्टेट्स पे है। आपको कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं आएगा जहाँ पे आपको स्टेट्स नेम नहीं आएंगे। तो इसमें मेन आपको स्टूडेंट ये तो आपको कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो आपको पता ना हो। तो होप्स हो कि आप इसको प्लीज़ एक बार रीड करें, समझें कौन सा स्टेट कहाँ पर है, तो उसको बार बार फिल करें तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट है असर्शन। अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ इनहेरिटेंस द लैंड हैज़ टू बी डिवाइडेड अमंग द सक्सेसिव जनरेशन। अगर मैं आपसे बात करूँ, हमने प्रिमिटिव में पढ़ा था कि भाई राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से लैंड डिवाइडेड हो जाती है आने वाली जनरेशन में, ये तो ट्रू है फिर। एंड बिकॉज लगा के देखो कि इसका क्या रीज़न ठीक है। लीड टू द डिवीज़न ऑफ लैंड अनइकोनॉमिकली नॉट इनफ टू अर्न अ बेटर फ्रॉम इट। ये भी करेक्ट है, क्योंकि जो लैंड का डिवीज़न हो जाता है वो अनइकोनॉमिकली है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता, और नॉट इनफ अर्न अ बेटर प्रॉफिट इट, और ज़्यादा उससे हम प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो आप इसे ए पे इस पे टिक लगा लीजिए। नेक्स्ट है इन विच द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज़ इंटेंसिव बिकॉज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग लार्जली प्रैक्टिस। आप अगर वर्ड्स को समझ लेंगे, स्टूडेंट क्वेश्चंस बनते रहेंगे, आप आसानी से आंसर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बार बार देखेंगे तो कुछ वर्ड्स हैं वही बार बार रिपीट हो रहे हैं, इंटेंसिव है, प्रिमिटिव है, कॉमर्शियल है, झूमिंग है, स्लैश एंड बर्न है, एग्रीकल्चर है। तो कुछ वर्ड्स ही हैं जिसके अराउंड ऑफ सारे क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इनको हाईलाइट करो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप इजीली दे सकते हो। ये तो आपको पता है, ये भी कोई टफ नहीं है कि भाई कौन कौन से स्टेट्स हैं जो यहाँ पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग लार्जली प्रैक्टिस की जाती है। राजस्थान है, गुजरात है, वेस्ट बंगाल है, पंजाब है। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो जो इंटेंसिव है तो इसके लिए आप क्या लगा सकते हैं, इंटेंसिव में आप लगा सकते हैं, अगर मैं राइस का एग्जांपल लेती हूं तो हो सकता है जो हमारे लिए जो राइस है, जैसे वेस्ट बंगाल है तो वो उसके लिए क्या इंटेंसिव है। ठीक है, वेस्ट बंगाल क्या है, वेस्ट बंगाल इज़ द राइट इंटेंसिव सब्सिस्टेंस के लिए, क्योंकि राइस का अगर हम एग्जांपल लें उनके लिए वो इंटेंसिव है, लेकिन हरियाणा और पंजाब के लिए राइस क्या है, कमर्शियल है। तो एक ही जो क्रॉपिंग है वो अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग हो सकती है। जो इंटेंसिव है वहाँ कमर्शियल, और कमर्शियल है तो वो इंटेंसिव हो सकती है, क्योंकि भाई अलग अलग मैंने आपको बोला है कि भाई टाइप्स हैं फार्मिंग के, तो फार्मिंग के टाइप्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, स्टेट्स में उसके अकॉर्डिंग डिवाइड हो रहा है, काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही समझने वाली बात है कि भाई इंटेंसिव सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि छोटा सा लैंड और अपना ठीक है सब्सिस्टेंस कर रहे हैं और उस पर प्रेशर ज़्यादा है और प्रोडक्शन ज़्यादा निकाल रहे हैं। तो वेस्ट बंगाल में राइस को सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग के रूप में किया जाता है। और अगर उड़ीसा का भी देखें तो उड़ीसा में भी यही है कि वो सब्सिस्टेंस क्रॉप है, और हरियाणा और पंजाब में देखें तो वहाँ पे आप देखेंगे कि राइस क्या है, कमर्शियल क्रॉप है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग स्टेट्स के नेम लार्जली कहाँ पे कौन से हैं, क्योंकि आप जानते हो लार्ज पैच ऑफ लैंड हरियाणा पंजाब में आते हैं, तो उसको तो आप समझ ही लो कि वहाँ तो कमर्शियल फार्मिंग ही होनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब आपको पता है इसमें इंटेंसिव आपको अच्छी तरीके से पता चल गया है कि कैसी फार्मिंग होती है, तो नॉट आपको फाइंड आउट करना है। लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होता है, लेबर तो चाहिए, ये भी करेक्ट है। साइज ऑफ लैंड आर लार्ज, नहीं, क्योंकि लैंड ऑफ साइज क्या होता है, स्मॉल हो जाता है। क्यों हो जाता है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से, क्योंकि अगर ये लैंड मानो आपके दादाजी का है तो आपके दादाजी के 2 बेटे हैं, उनके पास ये लैंड डिवाइड हो जाएगी। अब उनके भी बेटे हैं तो उनके पास भी ये लैंड डिवाइड हो जाएगी। तो वो लैंड का क्या हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है, स्मॉल होता जा रहा है, और उसका फिर क्या हो जाएगा, अनइकोनॉमिकली हो जाएगा। तो ये वाला सेंटेंस नॉट पे बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी तो करेक्ट ही है कि हाई पॉपुलेशन होती है, बायोकेमिकल यूज़ किया जाता है ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट एज रिगार्ड टू कमर्शियल फार्मिंग।
कमर्शियल फार्मिंग के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, ठीक है। करेक्ट तो आपको पता ही है, अब इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। यूज़ ऑफ हैवी डोजेज ऑफ इन मॉडर्न इनपुट्स, ठीक है। क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सेल, ये भी ठीक है। सेलिंग के लिए किया जाता है, कोई सब्सिस्टेंस तो करना नहीं है भाई, हाँ भाई गुजारा करना है, अपना लाइवलीहुड चलानी है, चलो कर दो, नहीं। फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व इन ग्रोइंग क्रॉप, नहीं, फैमिली के मेंबर्स इसमें नहीं इन्वॉल्व होते, लेबर चाहिए होता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़े लार्ज पैच ऑफ लैंड पे की जाती है। तो जो लेबर होते हैं वो माइग्रेंट लेबर भी यूज़ किए जाते हैं, दूसरे अदर स्टेट से भी मतलब बुलाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो लेबर है वो क्या है, मतलब फैमिली मेम्बर बोला है, वो कहाँ थे, वो तो प्रिमिटिव में थे, तो इसमें तो नहीं आएगा। एंड प्रैक्टिस ऑन लार्ज लैंड होल्ड, बाकी सारे सही है, इनकरेक्ट में आप सिर्फ सी पे लगा दीजिएगा निशान। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट अबाउट अ प्लांटेशन फार्मिंग। अब प्लांटेशन फार्मिंग के लिए इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। अब प्लांटेशन फार्मिंग के बारे में आपको ये तो पता ही है कि सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है, लार्ज एरिया होता है, और ये भी टाइप ऑफ फार्मिंग में ही है, ठीक है ये भी। और इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ये भी सही है, क्योंकि जो इसका रॉ मटेरियल होता है इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लाइक अगर हम बात करें शुगर केन की बात करते हैं या टी की बात करते हैं, तो ये अपने आप में रॉ मटेरियल है, क्योंकि फिर इंडस्ट्री में जाके वो एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनता है अंडर प्रोसेसिंग होने के बाद। फिर है प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड कॉल्ड एस्टेट्स, ये भी सही है कि एक बड़े लार्ज एरिया होता है उसको हम एस्टेट्स बोलते हैं। फिर है फार्मर क्लियर अ पैच ऑफ लैंड बाय फेलिंग ट्रीज एंड बर्निंग दैम टू प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स, ये रॉन्ग है, क्योंकि इसमें कोई फार्मर पैच ऑफ लैंड को क्लियर नहीं करता है, ट्री को कट नहीं करता है, बर्निंग नहीं करता है, और फिर उसके बाद उसमें सीरियल या फूड क्रॉप फिर नहीं करता है। तो दैट मीन्स वो तो हमने प्रिमिटिव में पढ़ा था कि प्रिमिटिव में स्लैश एंड बर्न वाली होती है, तो दैट मीन्स ये नॉट करेक्ट है। नॉट करेक्ट इसलिए स्टूडेंट मैं आपको ज़्यादा टॉपिक टू टॉपिक बता रही हूँ, ऑलमोस्ट करेक्ट आपको पता है, तो नॉट वाले से आपको करेक्ट भी हो रहा है और इनकरेक्ट डबल आपकी प्रैक्टिस हो रही है, जिससे कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा कि टॉपिक भी क्लियर हो रहा है और आपके जो करेक्ट वाले ऑप्शन है वो आपके माइंड में रहेंगे, और नॉट वाला नहीं है तो उसके वो भी आपका प्रैक्टिस हो रहा है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है, अगर हम देखें वो सब्सिस्टेंस है, कमर्शियल है, मिक्स है, या कोई भी नहीं है, तो प्लांटेशन फार्मिंग एक कमर्शियल फार्मिंग में ही आता है, जो कि फॉर सेलिंग के लिए की जाती है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया, यानी एक ये कौन सा एग्रीकल्चर का सिस्टम है कि एक सिंगल क्रॉप को एक बहुत बड़े लैंड पे ग्रो किया जाता है, तो प्लांटेशन है, उसको हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। आपने ऑलमोस्ट देखा भी होगा, ये देखो सेम काइंड ऑफ होते हैं प्लांटेशन जो लगाए होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े लार्ज एरिया में लगाए जाते हैं, ठीक है। तो वर्ड्स को समझो, आंसर आप अपने आप दे पाओगे। प्रिमिटिव, सब्सिस्टेंस, कमर्शियल, प्लांटेशन, वर्ड्स को स्टूडेंट क्लियर करो, वर्ड स्लैश एंड बर्न, जूमिंग, अपने आप ही आप क्लियर करोगे। एंड राइस इज अ सब्सिस्टेंस क्रॉप इन उड़ीसा, हमने भी पढ़ा कि भाई हाँ सब्सिस्टेंस होता है उड़ीसा के अंदर, तो सिर्फ कि भाई ठीक है उसको करना है, और सब्सिस्टेंस करने के लिए राइस को ग्रो किया जा रहा है कि भाई ठीक है अपना अपना हम कर लें, गुजारा कर लें। लेकिन अगर हम राइस कमर्शियल देखें तो कहाँ पे है, वही राइस अगर पंजाब हरियाणा में देखें तो वो कमर्शियल क्रॉप कहलाएगी। तो एक क्रॉप दूसरी कंट्री में क्या हो सकती है, वो कमर्शियल हो सकती है और इंटेंसिव हो सकती है। तो ये दोनों आपको डिफरेंस होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है एक ही जगह पे वो क्रॉपिंग हो रही है, दूसरी जगह क्रॉपिंग नहीं हो सकती है, बट कहीं पे वो इंटेंसिव है तो कहीं पे वो कमर्शियल है, तो ये बस डिफरेंट आ जाता है। फीचर ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे सिंगल क्रॉप है, लार्ज लेबर है और लार्ज एरिया है, ऑल ऑफ दीज हैं। तो ये प्लांटेशन में तो ऑल ऑफ दीज ही आएगा, क्योंकि भाई सिंगल क्रॉप होती है प्लांटेशन में, लार्ज एरिया चाहिए होता है और लार्ज लेबर भी चाहिए, तो इसमें ऑल ऑफ दीज पे लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिमिटिव फार्मिंग बेस ऑन, प्रिमिटिव फार्मिंग किस पे बेस करती है, मशीन बेस है, ये तो हो ही नहीं सकता। क्रॉप रोटेशन होती है, नहीं हो सकता। लेबर इंटेंसिव है, नहीं, क्योंकि फैमिली के मेंबर काम करते हैं। ट्रेडिशन, क्योंकि पुराने तरीके से की जाती थी। स्लैश एंड बर्न, कोई भी सब कुछ नेचुरलिटी पे नेचुरल प्रोसेस था, कोई भी अपनी तरफ से
ऐड नहीं किया जाता था उसके अंदर फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज़ फार्मिंग कौन सी है? अगर हम इंटेंसिव की बात करें, मशीन बेस है, क्रॉप रोटेशन है और लेबर इंटेंसिव है। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज़ फार्मिंग मशीन बेस, क्रॉप रोटेशन, लेबर इंटेंसिव और सोइल कंसिस्टेंट। तो इसके अंदर मशीन भी आ रहा है क्योंकि हायर इनपुट्स तो यूज़ करते हैं, क्रॉप रोटेशन भी की जाती है, लेबर इंटेंसिव भी की जाती है। तो आप इसके अंदर ऑप्शन में तो ये करेक्ट ही सारे लेबर इंटेंसिव कर लीजिए, क्योंकि ये एक लेबर इंटेंसिव फार्मिंग के नाम से तो इसको हम कह ही सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेबर चाहिए होता है इसके अंदर। तो आप लेबर इंटेंसिव वाले वर्ड पे टिक कर लीजिए। फिर है नेक्स्ट, व्हाई इज़ देयर एनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड। ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड पे प्रेशर क्यों है? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, ड्यू टू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस डिवीज़न ऑफ लैंड। क्योंकि जो लैंड होती है हमें मिलती है वो पास आउट होती है नेक्स्ट जनरेशन को, तो वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। उसकी वजह से वो क्या हो जाती है, अनइकोनॉमिकली हो जाती है। ठीक है, तो ये बताने की कोशिश करी है किसमें कि भाई इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड पे प्रेशर क्यों है आउटपुट निकालने के लिए, इसकी वजह से। ये तो ठीक है, करेक्ट है, तो आप इस पर टिक लगा दीजिए। ओवर पॉपुलेशन, ये सब कुछ आपको ठीक लगेगा, बट अगर हमने इंटेंसिव फार्मिंग में पढ़ा था तो करेक्ट तो यही वाला बनता है। तो आप इसमें रेस्ट ऑफ को पढ़ने से अच्छा जो हमने करेक्ट आंसर पढ़ा है उसको आप टिक लगा दें। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ फार्मिंग हैज़ द यूज़ ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, हाई यील्डिंग वेराइटी, सीड्स, केमिकल, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स। तो वो कौन सी फार्मिंग है जिसमें ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं? तो हमने प्रिमिटिव में या फिर प्लांटेशन में, एक्सटेंसिव में या कमर्शियल में। तो हमने देखा था कि जो हायर डोजेस यूज़ किए जाते हैं, मॉडर्न इनपुट ये किए जाते हैं, वो तो भाई कमर्शियल फार्मिंग में है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप कमर्शियल कर लीजिए। नेक्स्ट है, इफ़ राइस इज़ अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब। अगर कमर्शियल क्रॉप हरियाणा और पंजाब में है तो विच स्टेट में वो सब्सिस्टेंस क्रॉप होगी? उड़ीसा में। इसका एग्जांपल भी पढ़ा था ना राइस वाला, तो इसको थोड़ा सा चेंज करके दिया है। मैं आपको जो क्वेश्चन दे रही हूँ स्टूडेंट, एक ही टॉपिक से उसको हर तरीके से मॉडिफाई करके आपको क्वेश्चन दिया है ताकि प्रैक्टिस हो सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके और आपके सारे वर्ड्स जो हैं आपके माइंड में वो सेट हो जाएं। व्हाट इज़ द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया कॉल्ड। ये भी आपको पता है, सिंगल क्रॉप हो रही है तो वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। व्हाट इज़ द करेक्टर ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग, के क्या करेक्टर है? मल्टीपल क्रॉप है, नहीं ये तो नहीं हो सकता। यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर, यूजिंग कैपिटल, हाँ कैपिटल तो यूज़ होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द प्रोड्यूस इज़ यूज्ड फॉर वेरियस रीजन्स, क्रॉप रोटेशंस ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, ये नहीं है, ये है। माइग्रेंट लेबर यूज़ किए जाते हैं, इंटेंसिव इनपुट्स होता है, कैपिटल है, ये सब है। ये तो किसका है? ये प्लांटेशन फार्मिंग के ही होते हैं। शुगर केन हो गया स्टूडेंट, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबर, बनाना है, तो सेम काइंड ऑफ प्लांट्स लगाए जाते हैं, एक लार्ज लैंड पे लगाए जाते हैं। तो लेबर तो चाहिए होता है, माइग्रेंट लेबर चाहिए होता है, इंटेंसिव कैपिटल चाहिए होते हैं, इनपुट चाहिए होते हैं। तो ये सारा तो हमने देखा था कि प्लांटेशन में चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब है विच ऑफ द प्लांटेशन क्रॉप कौन सी है? इसमें से राइस मेज है, वीट पल्सीज है, या टी, कॉफ़ी, बनाना, शुगर केन, या नन ऑफ। तो इसमें स्टूडेंट आप देखेंगे कौन सी आ रही है, आप टी, कॉफ़ी और टी, कॉफ़ी, बनाना और शुगर केन पे लगा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रॉपिंग पैटर्न, जो आपका टॉपिक है। ये वाला टॉपिक आपका ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। टाइप ऑफ फार्मिंग में जितने क्वेश्चन बन सकते थे बन गए। अब क्रॉपिंग पैटर्न में आपको पता है हमारे यहाँ कितना फिजिकल डाइवर्सिटी पाई जाती है, कल्चर अलग ही अलग टाइप का है और अलग ही आपको यहाँ पे क्रॉप दिखेंगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप फूड्स दिखते हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, स्पाइसेस हैं। तो ये क्या है? तो ये डिफरेंट सीज़न पैटर्न है, क्रॉपिंग सीजन्स हैं, यानी इंडिया में एक टाइप की सीज़न नहीं है। मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ पे विंटर भी आपको देखने का मिलता है, क्या है, और समर भी है, मॉनसून भी है। डिफरेंट काइंड ऑफ होने की वजह से तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ आपको क्रॉपिंग
पैटर्न अलग मिलेगा। तो हम क्रॉपिंग सीज़न की बात करें तो रबी, खरीफ और जायद, ये 3 हैं जो कि आपको पैटर्न हम पढ़ने वाले हैं। अब रबी क्रॉप कब शोन की जाती है, खरीफ कब की जाती है और विंटर को ये पढ़ लेते हैं हम, ताकि आपको समझ आ जाए। तो क्रॉपिंग पैटर्न में मैं पहले आपको स्टूडेंट बता देती हूँ। क्रॉपिंग के अंदर रबी, खरीफ और जायद 3 है। तो सबसे पहले अगर मैं रबी की बात करूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लो ताकि आपको इजी रहे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर आप इजीली समझ सकते हैं। यह हमेशा ध्यान रखना कि ये विंटर में शोन की जाती है, अक्टूबर दिसंबर में, मतलब विंटर टाइम में। जैसे कि अभी दिवाली का टाइम स्टार्ट होता है, तो या फिर आप अपनी वेकेशंस हो सकते हो कि वहाँ से वेकेशन होते हैं, छुट्टियाँ पड़ती हैं, तो ये इसका शोन टाइम है। हार्वेस्ट कब किया जाएगा, समर में, अप्रैल जून में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस रबी क्रॉप जो है यानी वीट हो गए, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड है, ये आप इनकी क्रॉपिंग का ध्यान रखोगे। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सारे इसके आप स्टेट्स के नेम ध्यान रखो। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम देखें तो कैनल इरिगेशंस भी हैं, ट्यूबवेल्स भी हैं। आज पॉसिबल है कि आप राइस को हर जगह ग्रो कर सकते हैं। लेस रेनफॉल भी है, जहाँ पे कम बारिश हो रही है तो वहाँ पे भी हो सकता है। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के पार्ट में भी आज ये है कि भाई हाँ इसको किया जा सकता है, रबी क्रॉप को। तो ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। वीट का भी ऐसे ही है, ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वैसे तो हम खरीफ की बात करें तो खरीफ के अंदर स्टूडेंट अगर हम देखें तो आपको क्या देखने को मिलता है। जस्ट आप उस पैटर्न की बात कर रहे हैं कि भाई मॉनसून, ऑन सेट ऑफ मॉनसून में क्या कर रहे हैं, उसको ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो मॉनसून वाला पीरियड कौन सा होता है, जुलाई का। हार्वेस्ट इसको सितंबर अक्टूबर में किया जाता है। पैडी है, मेज़ है, ज्वार है, बाजरा, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, ये सारे प्लेसेस आपको ध्यान रखने हैं। और एक चीज़ और आपको स्टूडेंट खरीफ क्रॉप में ध्यान रखनी है कि असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पे ये 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी की ग्रो की जाती हैं एक साल के अंदर। कौन कौन सी हो गई, ओस है, अमन, बोरो। तो ये 3 क्रॉप साल के अंदर की जाती हैं पैडी, यानी जो राइस है, और इसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है राइस को। तो सीधी से आप ज़्यादा पानी चाहिए तो खरीफ को आप ऐसे याद रख सकते हैं, ज़्यादा पानी चाहिए। ज़्यादा पानी मानसून से कंप्लीट हो जाता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है जब मानसून का टाइम होता है, जून जुलाई में बारिश होती है, उसको जब इसको शोन किया जाता है, बोया जाता है। तो इसीलिए तो ज़्यादा पानी वाली पैडी से ध्यान रखना, और खरीफ ज़्यादा पानी वाली क्रॉप्स हैं, इनको ज़्यादा पानी चाहिए। अब इन्हीं के बीच में अगर हम तीसरी क्रॉप की बात करें, जायद है, जो कि अगर इन दोनों के बीच का जो शॉर्ट पीरियड होता है उसमें ये ग्रोन होती हैं समर मंथ में। अगर हम देखें कि भाई रवि है, अप्रैल जून तक वो ख़त्म होती है, जब उसको बो देते हैं मई में, चलो हमने इसको शोन कर दिया तो ऑलमोस्ट 1 मंथ में कंप्लीट हो जाती है, तो जून में ये कट भी जाती है। जैसे कि आपने वाटरमेलन, मस्क मेलन इसका देखा होगा, एग्जाम्पल है। तो ये मतलब इसका हो जाता है 1 मंथ पीरियड में ही जायद जो है वो क्या हो जाती है, ग्रो किया हो जाती है। तो ये 3 हैं पैटर्न जो हमारी कंट्री में किए जाते हैं और आपको ध्यान रखने हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो हम कर लेते हैं, आपको हेल्प रहेगी। जैसे 3 अब मेजर क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया कौन सी है, मैंने भी आपको बताया कौन कौन सी हैं, ओस, अमन और बोरो। नेक्स्ट है रबी क्रॉप आर कौन सी हैं, तो रबी क्रॉप के अंदर भी मैंने आपको बताया है स्टूडेंट, शोन इन विंटर एंड हार्वेस्ट इन समर। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बस कीवर्ड ध्यान रखना है, नथिंग एल्स। आपको कहीं कहीं कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको बुक के अंदर भी जो ब्लैक हेडिंग्स दी होती हैं उससे रिलेटेड अराउंड ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, वहीं पे क्वेश्चन घूमते रहते हैं सारे, और वही सब आपको ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं ध्यान रखना। ऐसे अब खरीफ क्रॉप में देखें तो आपको पता चल जाएगा कि इसके में भी भाई क्या है, मॉनसून में होती है और हार्वेस्ट अक्टूबर सितंबर में होती है। बस हमें और कुछ देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आपको कीवर्ड्स पता है, उसके मेन सेंटेंस पता है, तो आप बस उसको आंसर मिल जाता है। विच वन स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग खरीफ क्रॉप।
अब इससे रिलेटेड कौन कौन से हैं, तो ये हमें सारा पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से हैं। खारिफ क्रॉप आर शोन इन जून जुलाई, खारिफ जून जुलाई में की जाती है, हाँ, क्योंकि भाई मानसून टाइप है। और नेक्स्ट में देखें तो दिस क्रॉप इज़ हार्वेस्ट इन अक्टूबर नवंबर, ये भी ठीक है। अंडर खारिफ क्रॉप मेनली मेज़, ज्वार, पैडी, बाजरा, तो हमने ये भी देखा था कि भी पैडी है, मेज़ है, ज्वार है, बाजरा, ये सब है जो खरीफ में आते हैं। तो इसमें क्या आंसर बनता है, मेज़, ज्वार, बाजरा, पैडी, बाजरा, तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर, यानी खरीफ के सारे करेक्टर हैं। इससे आपको क्वेश्चन भी याद हो गया और इससे स्टूडेंट आपको ये भी समझ आ गया कि ऑप्शन में आता है तो किस तरीके से आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द मेन फूड क्रॉप ऑफ खरीफ सीज़न। खरीफ सीज़न में बोला है मेन फूड क्या है। अगर खरीफ सीज़न में बात करें, वीट है या राइस है, तो खरीफ में ज़्यादा, अभी मैंने बोला पानी की ज़रूरत पड़ती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है। खरीफ एक मॉनसून के टाइम पे शो किया जाता है, तो राइस है, ठीक है। शोन पीरियड जो विंटर में है वो तो रावी का है, लेकिन समर में जो मॉनसून वाला पीरियड है तो वो राइस है, यानी ज़्यादा पानी चाहिए। अब वाटर ज़्यादा चाहिए तो वो तो मानसून पीरियड में मिल ही जाता है आसानी से, तो इसीलिए खारिफ को तो पानी से और राइस इनका कनेक्शन कर लीजिए, वाटर चाहिए, या फिर मानसून से भी उसको याद रख सकते हैं कि भाई हाँ ये मानसून वाली क्रॉप है, ठीक है। तो मानसून से भी आप ध्यान रख सकते हैं ईजिली से। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो ईजिली आपको माइंड में रहेगा, खारिफ, राइस, मानसून, और वाटर भी इसको ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग रावी क्रॉप्स। रावी क्रॉप्स के रिगार्डिंग अगर हम देखें कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। दिस क्रॉप इज़ अक्टूबर नवंबर में इसको किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। दिसंबर भी आ सकता है, नवंबर सेम ही है, कोई बात नहीं। हार्वेस्ट इन मार्च अप्रैल में, ठीक है। और वीट, बार्ले, ग्राम, पी, मस्टर्ड, और ये सब रावी क्रॉप में ही आते हैं, हाँ ये भी सही है। क्योंकि विंटर में थोड़ा सा कम बारिश भी होती है तो चल जाता है, क्योंकि कैनल, इरिगेशंस, ट्यूबवेल से पानी मिल जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये इनके लिए ये क्रॉपिंग सही है, और इस पे आप टिक लगाएंगे ऑल द एबव। तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद हो गए आपको, और आपके ऑप्शन भी माइंड में रहेंगे कौन कौन से होते हैं। रावी सीज़न की बात करें तो रावी सीज़न में कौन सी है, रावी में वही वीट पे अगर हम देखें तो मेन यहाँ पे वीट पे, क्योंकि खारिफ में हमने देखा था ज़्यादा पानी था, मॉनसून था, पानी था, तो वो पैडी हो गया, राइस हो गया। अब यहाँ पे रावी से ध्यान रखना कि विंटर है तो इतना ज़्यादा पानी तो नहीं होगा, लेकिन पानी है भी, तो ठीक है। विंटर जो मंथ में जो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन की वजह से जो बारिश होती है उसकी वजह से चलो ठीक है, बारिश भी हो रही है, बट वीट आप इसमें ध्यान रखिएगा, मेन इसके अंदर है। वीट, बार्ले, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये अंडर किसके आ रहे हैं, रवि के आ रहे हैं, तो ये असर्शन में पूछा है आपसे, हाँ बिल्कुल ठीक है। एबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स, बिकॉज लगा के देखें तो क्या ये इसका रीज़न बन रहा है, यस। क्योंकि भाई विंटर के अंदर भी अगर आप शोन कर रहे हो और आपकी क्रॉपिंग हो रही है, दैट मीन्स वहाँ पे रेनफॉल है, मतलब बारिश है, तो वो किस लिए कैसे हो रही है, यानी वेस्टर्न साइक्लोन की वजह से जो यहाँ पे बारिश होती है विंटर में भी, तो वो प्रेसिपिटेशन विंटर में ही है, तो ये एक मेन है रीज़न, और जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि विंटर मंथ में प्रेसिपिटेशन अवेलेबल है। और उस ये दोनों करेक्टर हैं, यहाँ पे असर्शन है नहीं, लेकिन आप इसका ए पे ही टिक लगाना कि ए भी सही है, आर उसकी एक्सप्लेनेशन करेक्ट है। ऑप्शन थोड़े से यहाँ पे रह गए, मिस हो गए। नेक्स्ट, अ शॉर्ट सीजन बिटवीन द रावी एंड खरीफ सीजन इज ऑल्सो। अब शॉर्ट सीजन में आप खुद ही सोचो, मैंने बोला है कि एक खरीफ है, एक रवी है, ये दोनों क्रॉप्स हैं, तो थर्ड कौन सी है जो शॉर्ट सीजन में होती है, जायद, ठीक है। तो इस पे टिक लगा दीजिएगा। तीनों ही पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न में 3 ही क्रॉपिंग की जाती हैं हमारे इंडिया में। नेम एंड इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग रीजन। वीट का अगर हम ग्रोइंग रीजन देखें तो वेस्ट बंगाल है, या उड़ीसा है, या पंजाब है। तो वीट का जो स्टूडेंट अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र, वैसे तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन अगर हम मेज़र की बात करें तो मेज़र में हमें पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र ही है,
नहीं, उड़ीसा भी बोल सकते हैं, पंजाब भी बोल सकते हैं, लेकिन वो इंटेंसिव में है। लेकिन अगर मेन देखें स्टूडेंट, जो सबसे ज़्यादा वाला है, अगर प्लेसेस का नाम दें, सिर्फ प्लेसेस की बात करें, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें, वीट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है। और बहुत सारे प्लेसेस में, स्टेट्स में होता है, लेकिन पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो पंजाब में आप आंख बंद करके लगा सकते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र होता तो सब जगह ही है। वीट ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ नहीं होता, वहाँ नहीं होता, क्योंकि आजकल जो कल्टीवेशन कंडीशंस हैं वो अवेलेबल करवाई जा सकती हैं, और वो फिर वहाँ पे क्रॉप को ग्रो किया जा सकता है। तो लेकिन मेजर अगर हम देखें, ठीक है, मेजर वाला अगर हम एरिया देखें तो पंजाब ही नज़र आ रहा है यहाँ पे, महाराष्ट्र नहीं, पंजाब करना, ठीक है। फिर है नेम एन इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन। अगर हम देखें कि राइस ग्रोइंग रीजन कौन सा है, तो वो असम है, या केरला है, या वेस्ट बंगाल है। तो राइस में अगर हम स्टूडेंट बात करें, तो राइस में असम में भी ज़्यादा होता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। मैप में भी अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न में वेस्ट बंगाल भी हमें न देखने में तो लग ही रहा है। लेकिन केरला और महाराष्ट्र वो वेस्टर्न मारीजन में, यानी वो वहाँ पे कम होता है। तो मैं वही बात कर रही हूँ, अगर हम मेज़र की बात करें तो मेज़र वाला राइस वाला किस में आएगा। तो मेज़र के लिए राइस की हम बात करें तो आप इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम असम में लगा सकते हैं। तो असम है, वेस्ट बंगाल है, आप दोनों में से किसी पे भी लगा सकते हैं। वेस्ट बंगाल अगर लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नेम ऑफ द राइस ग्रोइंग रीजन, कि कहाँ पे ग्रो किया जाता है। ग्रो तो हर जगह होता है, लेकिन थोड़ा सा मेजर, क्योंकि अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो स्टेट्स हैं इनमें सब जगह ग्रो किया जाता है मेजर क्रॉप, क्योंकि मैप में भी आपके मेजर एरिया और माइनर एरिया दोनों दे रखे हैं, ठीक है। तो राइस का आपको ये स्टूडेंट अपना एक थोड़ा सा टेबल बना लेना, जैसे कि राइस का बनाते हो, तो उससे क्या रहेगा, आपको इजी रहेगा। शुगर केन हो गया, वीट का हो गया, सबका। जैसे कि इसमें असम ही कर लो, अगर हम देखें तो बुक के अकॉर्डिंग भी चलते हैं, तो वेस्ट बंगाल, क्योंकि हमने अभी देखा था कि वो इंटेंसिव है, ठीक है, करता तो है, लेकिन वो थोड़ा इंटेंसिव के रूप में करता है, थोड़ा सा कम है वहाँ पे। तो आप असम ही करो, जो मेजर राइस ग्रोइंग रीजन है असम में, आप इसका आंसर लिख लेना। तो थोड़ा सा टेबल बना के याद कर लेना कि मेजर क्रॉप कहाँ पे कौन से स्टेट में की जाती है। फिर है विच आर द स्टेट हैव अमेंडेंट ऑफ राइस प्रोडक्शन। तो राइस का प्रोडक्शन अगर हम देखें, अबेंडेंस सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, पंजाब, हरियाणा है, या फिर कर्नाटका है। तो पंजाब हरियाणा में पता ही है कि भाई राइस का सबसे ज़्यादा है। आप बुक के अंदर स्टूडेंट जब रीड करना तो बहुत सारे प्लेसेस दिए होते हैं, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ राजस्थान, लाइक दिस सिचुएशन लिखी होती है। तो जो सबसे आगे वाले वर्ड्स होते हैं, स्टेट्स लिखे हैं, वही समझ लो वो मेजर हैं। तो वहाँ पे पंजाब हरियाणा है। हमने कमर्शियल में भी देखा था कि कमर्शियल फार्मिंग में भी पंजाब हरियाणा आगे है, तो यहाँ पे आप टिक लगा दीजिएगा। राइस का यहाँ पे है जो पंजाब हरियाणा में किया जाता है, जो ग्रोइंग की जाती है। ऐसे तो कर्नाटक, तमिलनाडु और बंगाल, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम बोलें कि इन स्टेट्स में ग्रो नहीं होता है, लेकिन हम थोड़ा सा किसकी बात कर रहे हैं, मेजर क्रॉप की बात कर रहे हैं कि कहाँ पे ग्रो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, हाउ मैनी क्रॉप पैडी आर ग्रोन इन। तो 3 कौन कौन सी थी, ओस, अमन और एक और नाम था उसका बोरो। हाँ, तीनों की जाती है, तो वेस्ट बंगाल में, असम में और उड़ीसा में। तो ये पैडी के क्या हैं, क्रॉप हैं, साल में एक बार, एक साल के अंदर 3 क्रॉपिंग की जाती हैं इस टाइप की। जायद सीज़न क्या है, जायद सीज़न नेम द क्रॉप। तो हम देखें वाटरमेलन, ये सही है बिल्कुल, जो कि शॉर्ट पीरियड में हो जाता है 1 मंथ में। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज़ द मेन सोर्स ऑफ जगरी, खांडसरी और मोलेसिस। यानी ये जो प्रोडक्ट के नेम्स दे रखे हैं, गुड़ हो गया या शक्कर हो गई है, या ये जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ये किससे बन रहे हैं।
तो शक्कर, बूरा या फिर ये गुड़ है, जो नेम्स हैं, तो ये शुगर केन से हमें मिलते हैं। अब है शुगर केन टेक टू ग्रो होने में कितना टाइम लेता है? ऑलमोस्ट अ ईयर, ये 1 साल ले लेता है स्टूडेंट पूरा ग्रो होने में। विच इज़ द आइडल कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन को बनने की एक आइडल कंडीशन क्या है? कितना टेम्परेचर चाहिए और कितना उसको हम देखें तो शुगर केन के लिए क्या क्या चाहिए? तो शुगर केन के लिए टेम्परेचर 21 डिग्री 27, ये भी सही है। अगर हम देखें 75 सेंटीमीटर तो रेनफॉल चाहिए ही होती है, तो 75 रेनफॉल ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन रहा है। ठीक है, तो बाकी हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन पे हम ना भी ध्यान दें तो कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बोला है वर्ड्स और वर्ड से सेंटेंसेस पे ध्यान रखेंगे तो आपको सारे आंसर बहुत ईजिली लर्न हो जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप के अंदर अगर हम देखें स्टूडेंट, तो मेजर क्रॉप के अंदर सबसे पहले आप ये भी देख सकते हैं कि भाई ज़्यादा कौन कौन सी क्रॉप की जाती हैं। राइस है, वीट है, मेज़ है, मिल्ट्स है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं और इनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन कौन सी जो मेजर क्रॉप हैं। जैसे कि राइस में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। वैसे तो वीट, मिल्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट, ये सारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सब कुछ। बस स्टूडेंट इन आपको राइस या कोई भी जो हम क्रॉपिंग पढ़ेंगे, टेम्परेचर, रेनफॉल और स्टेट्स, ये 3 चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है। और क्या ध्यान रखना है कि वो सेकंड स्टेट है, लार्जर प्रोड्यूसर है या फिर कौन से नंबर पे है, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसका एरिया ध्यान रखना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ आपको हर क्रॉप में ध्यान रखनी है। चाहे वो कॉटन है, जूट है, उसको किस नेम से बुलाया जाता है, कौन सी सॉइल है, टेम्परेचर, उसका रेनफॉल, उसका इरिगेशन, ये कीवर्ड्स हैं। ये एक टेबुलर फॉर्म में आप लर्न करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, क्योंकि इसको इजी लर्न करने का कोई मेथड नहीं है, सिर्फ यही एक टेबुलर फॉर्म में लिख लो उसका रेनफॉल, इरिगेशन, टेम्परेचर और स्टेट्स नेम और एरिया नेम, तो बस आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फटाफट से याद हो जाएगी। नेक्स्ट है, जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड। फर्स्ट है या सेकंड है? इंडिया इज़ द सेकंड राइस में, क्योंकि चाइना फर्स्ट है। ये आप देख भी सकते हैं कि कितना ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है ये, इसको बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है। ठीक है, और राइस से रिक्वायर अ हाई ह्यूमिडिटी विद सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। तो कितना रेनफॉल चाहिए? मैंने बोला ना कि रेनफॉल याद कर लो, टेम्परेचर याद कर लो, इरिगेशन कहाँ से मिल रही है, उसको रेनफॉल से मिल रही है या कैनल से, रिवर से, ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आते होंगे। तो 100 सेंटीमीटर है। अगर आप इसका एनुअल आपको पता है तो ईजिली आप क्या कर सकते हैं, उस पर टिक लगा सकते हैं, कोई उसमें रॉन्ग होने वाली बात ही नहीं है। हाउ हैज़ इट बिकम पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरिया ऑफ लेस रेनफॉल सच एज पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट ऑफ राजस्थान? तो सीधी सी बात है, राइस है जहाँ पे हाउ कैसे उसमें हो रहा है कि भाई जहाँ पे पानी नहीं भी हो रहा है वहाँ पे भी अगर हम देखें राइस ग्रो किया जा रहा है, क्योंकि राइस तो एक वाटर इंटेंसिव क्रॉपिंग है, बहुत ज़्यादा उसको वाटर चाहिए होता है। लेकिन जहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं है अगर वहाँ पे क्रॉपिंग हो रही है तो दैट मीन्स हम कैनल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने नहरें बनाई हुई हैं, वाटर ऑलरेडी उनमें है, तो जिसकी वजह से आज क्रॉपिंग करना राइस की पॉसिबल है हर जगह पे, मतलब ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद है व्हाट काइंड ऑफ वेदर कंडीशन आर फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ वीट। अगर हम कंडीशन बात करें वेदर की तो कैसी कंडीशन चाहिए वीट के लिए? हॉट वेट चाहिए या मॉनसून, ड्राई हॉट वेदर या कूल ग्रोइंग सीजन एंड अ ब्राइट सनशाइन। तो हम देखें तो स्टूडेंट मेजर क्रॉप के अंदर कूल वाला और ग्रोइंग सीजन में कूल होना चाहिए और ब्राइट सनशाइन, ये लाइन तो आप याद ही कर लेना, अपने आप में एक यूनिक है। क्योंकि यूनिक क्यों है? क्योंकि एक यही क्रॉपिंग ऐसी है जिसमें आपको ये लाइन याद करनी पड़ेगी कि भाई कूल ग्रोइंग सीजन में थोड़ा सा कूल चाहिए जब इसको ग्रो करते हैं, ब्राइट सनशाइन चाहिए राइपन की टाइम पे जब ये पक के तैयार हो जाती है। ठीक है, तो
टेम्परेचर भी इसका ध्यान रखना 50 to 17 होता है। एनुअल रेनफॉल सेंटीमीटर जो रेनफॉल है। वीट का यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे ही रखा है ताकि आपको इसका रेनफॉल भी आए। तो बोला है वीट रिक्वायर 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। तो 50 to 70 वीट रिक्वायर 50 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूट ओवर ग्रोइंग सीजन। तो ये तो इसमें दे ही दिया है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन और ऑप्शन में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गई है। ये तो आंसर ये सेम ही हो रहा है इसके अंदर, या तो ये नहीं देना था ऑप्शन इसके अंदर। ठीक है, तो आप व्हाट रिक्वायर वीट्स एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द ग्रोइंग सीजन, तब इसमें आप 1570 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, इसे फिलअप्स बना लीजिए, या तो ये क्वेश्चन बन जाएगा इसका, और इस पर आप फिर बी पे टिक लगा देना। नेक्स्ट है फिर ये वीट आप देख सकते हैं, वीट की जो क्रॉपिंग है किस तरीके से होती है जब वो थोड़ी सी तैयार हो जाती है। देखो सनशाइन भी आपको दिखाई दे रही है, थोड़ी सी ब्राइटनेस दिखाई देगी। अब विच आर 2 इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन इन द कंट्री। अब वीट के 2 जोन बताने जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, तो गंगा सतलज है और दक्कन है। जो है रीजन ऑफ द दक्कन, यानी जो वहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है दक्कन में, ब्लैक सॉइल जो रीजन है। तो यहाँ पे 2 पूछे हैं, तो ऑप्शन में ए और बी, ब्लैक सॉइल नहीं है यहाँ पे, ब्लैक सॉइल ऑफ दक्कन। तो ये आप ए और बी पे टिक लगा लेना, लेकिन यहाँ पे अभी तो ए पे ही लगाओ क्योंकि यहाँ पे कोई और ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है। तो गंगा सतलज प्लेन लिख देना और यहाँ पे 2 की जगह आप 1 कर लेना कि ठीक है। नेक्स्ट है विच क्रॉप कम अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ मिल्ट। मिल्ट में कौन सा आता है, तो मिल्ट होता क्या है, पहले तो ये समझ लो कि ज्वार, बाजरा, रागी आर द इम्पॉर्टेंट मिल्ट्स ग्रोन इन इंडिया, और कॉरस ग्रेन इनको बोला जाता है। न्यूट्रिशंस वैल्यू होती है इसमें बहुत ज़्यादा हाई, और रागी वेरी रिच इन आयरन कैल्शियम, बहुत ज़्यादा इसके अंदर आयरन कैल्शियम होता है। ज्वार को देखें तो 3rd मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है एरिया के अंदर, एरिया एंड प्रोडक्शन में। ठीक है, और पहले हमने देखा था कौन सी है, राइस है, फिर वीट है, और अब ज्वार है 3rd नंबर पे। और रेन फेड क्रॉप है, मोस्टली ग्रोन इन मोइस्ट एरिया, और हार्डली नीड इरिगेशन क्योंकि रेन फेड क्रॉप है, यानी हम कह सकते हैं कि पानी इसको इतना इनफ होता है कि इरिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो मिल्ट है उसके लिए इरिगेशन की नीड ही नहीं है, पानी आराम से अवेलेबल हो जाता है बारिश की वजह से। और मेजर अगर हम देखें ज्वार कहाँ कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र का नाम तो आपको ध्यान ही रखना है, और बाजरा है उसका राजस्थान ध्यान रखना है। सोइल आप ध्यान रख लो, ब्लैक सोइल। रागी का आप ध्यान रख सकते हो, लूमी, सैंडी, ब्लैक, डिफरेंट में हो सकती है। कर्नाटका उसका मेजर है। तो ये कुछ हैं जो आपको कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं, जैसे मिल्ट में ज्वार, बाजरा, रागी के तीनों के करैक्टरिस्टिक्स ध्यान रखना। किसी का भी कोई भी 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मिल्ट्स में पूछा है, तो आप अगर हम मिल्ट्स की बात करें तो ज्वार बाजरा है, तो ज्वार बाजरा ही तो रागी है, और ये कॉर्न है यानी मेज़। ठीक है, ये भी क्रॉपिंग के नेम भी अगर क्रॉप भी देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये बाजरा है और ये ज्वार है, तो ज्वार बाजरा रागी। ठीक है, ज्वार बाजरा रागी ये 3 ध्यान रखना। और अभी हम ये मेज़ का पढ़ेंगे तो मेज़ का भी है। नेक्स्ट, मिल्ट में हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती है और रिच इन, तो क्या होता है मिल्ट्स के अंदर, हमें पता है कि आयरन कैल्शियम होता है। ज्वार इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। तो ज्वार क्या है, 3rd नंबर पे मैंने अभी बताया आपको, प्रोडक्शन में और क्रॉप में 3rd नंबर पे है इंडिया के अंदर। फिर देखें तो ज्वार इज़ अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरिया विच नीड इरीगेशन। तो लेस हम इसको देखें, विच नीड लेस इरीगेशन, क्योंकि रेन फेड क्रॉप है, आराम से इसमें पानी मिल जाता है, बारिश की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या हो गई, इसको लेस इरिगेशन में भी हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
नेक्स्ट देखें तो नेम अ मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं। ज्वार कहाँ पे ज़्यादा होता है, तो महाराष्ट्र मैंने अभी आपको बताया कि स्टेट तो बहुत हैं लेकिन मेजर बोला है। इसी तरीके से बाजरा है, उसके लिए सॉइल कौन सी सही है, तो बाजरा की मैंने आपको सॉइल बताई है, ब्लैक सॉइल ज़्यादा बेस्ट है। वैसे तो दूसरी सॉइल में भी वो ग्रो किया जा सकता है, लेकिन जो मेन है बाजरा, ब्लैक सॉइल सही है। बोथ फूड एंड फूडर क्रॉप कौन है, तो मेज़ है, जो कि दोनों में ग्रो की जा सकती है। मेज़ का जो बिटवीन टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री ध्यान रखना। ओल्ड एलुवियल सॉइल ध्यान रखना। बिहार इसका स्टेट ध्यान रखो। और मेजर मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो कर्नाटक ध्यान रखना। तो ये सारे चीज़ें आपको वर्ड्स ध्यान रखने हैं, फूड, फूडर, सॉइल और स्टेट्स, टेम्परेचर। तो आप क्वेश्चंस आ जाते हैं तो ऑलमोस्ट आप कोई भी आंसर उसमें फिर लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। तो फर्स्ट नंबर पे है पल्सेस में, तो हम देखें मेज़ का क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट है टी कल्टीवेशन, क्योंकि पल्सेस में हम फर्स्ट नंबर पे अगर हम देखें ऑलमोस्ट क्यों हैं, क्योंकि हम उसमें न्यूट्रिशन कंज्यूमर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। हम कंज्यूम भी करते हैं उसको और प्रोड्यूस भी करते हैं। तो इसीलिए अगर हम देखें तो ये बोल सकते हैं हम कि भाई हाँ, पल्सेस में हम क्या है उसको प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और मतलब दोनों चीज़ें अगर मिक्स करें कि भाई हाँ, हम उसको एक्सपोर्ट भी हम उसको खाने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं और वैसे भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इसीलिए मतलब क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं तो हमें न्यूट्रिशन की ज़्यादा, प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। वेजिटेरियन होने की वजह से तो मेजर पल्सेस जो हैं ग्रो की जाती हैं इंडिया में। अरहर है, मूंग है, मसूर है, पी है, ग्राम है। तो ये सारी खरीफ क्रॉप हैं और रवि क्रॉप भी हैं, सारे ऑलमोस्ट हैं। ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो लुगिमिनस क्रॉप्स होती हैं, ये ऑल दीज क्रॉप जितने भी हैं अरहर को छोड़ के जो पल्सेस होती हैं उन्हें लेगुमिनस क्रॉप्स भी कहा जाता है। अब इनके जो रूट्स के नोडुल्स होते हैं उसमें जो ऑक्सीजन को फिक्स कर लेते हैं और जिसकी वजह से फर्टिलिटी बढ़ जाती है। सिर्फ अरहर है, एक्सेप्ट अरहर को छोड़ के सभी जितने भी पल्सेस हैं, तो ये सॉइल की फर्टिलिटी के लिए भी सही होती हैं और क्रॉप को ये जो रोटेशंस में इसको ग्रो किया जा सकता है। तो मेजर पल्सेस स्टेट्स में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका आपको ध्यान रखना है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर हम पढ़ें तो ये तो फर्स्ट हो गया, क्योंकि हम इसको क्या नंबर फर्स्ट पे क्यों है, क्योंकि कंज्यूम भी करते हैं, कंज्यूमर भी हैं पल्सेस का और प्रोड्यूसर्स भी हम करते हैं, खुद ही उत्पादन भी ज़्यादा करते हैं, यूज़ भी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हम वेजिटेरियन ज़्यादा हैं। टी कल्टीवेशन में देखें तो एग्रीकल्चर प्लांटेशन में आएगा। और विच स्टेट इज़ नन फॉर ग्रोइंग टी, अगर हम टी की बात करें तो कौन सा स्टेट है जिसमें टी ग्रो किया जाता है, असम सबसे ज़्यादा। तो होता तो मेघालय में भी है तो और स्टेट में भी है, बट हमें सबसे ज़्यादा मेजर का ध्यान रखना है। इस चैप्टर के अंदर मेजर स्टेट्स ही आपको ध्यान रखने हैं। ऐसे तो सभी स्टेट ऑलमोस्ट आपको सब जगह ही नज़र आएंगे, सोचेंगे क्या याद करें और क्या ना याद करें। मेजर याद कर लो, एक कॉपी में लिख लेना, टेबल बना लेना। शुगर केन का मेजर स्टेट याद कर लिया, वीट का कर लिया, राइस का कर लिया, मेज़ का कर लिया, तो आपको ऑलमोस्ट सारे हो जाएंगे। और स्टेट तो इसमें करने ही करने हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अगर हम देखें ग्रुप्स ऑफ क्रॉप इन ग्रोन इन ड्यूरिंग द रवि सीज़न, तो रवि सीज़न में, अब रवि सीज़न आपको पता ही है, बताओ कौन सा होता है रवि सीज़न। तो रवि सीज़न हमें पता है कि भाई विंटर वाला है, तो विंटर में वीट, बार्ली, ग्राम, यानी कम वाटर वाली सिचुएशन में भी वो हो जाएगा। हाउ मैनी क्रॉपिंग सीजन्स डज इंडिया हैव, क्रॉपिंग सीज़न हमारे कितने हैं, हमने 3 पढ़े हैं क्रॉपिंग सीज़न जो हैं। एक हमने कौन सा पढ़ा है, खरीफ है, रवि और जायद है, तो ये तीनों के तीनों हमने पढ़ लिए हैं। मैच ऑफ द कॉलम में अगर हम देखें अभी, तो आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। जैसे कि मेज़ का देखें, प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा मेज़ का कौन सा है, तो मेज़ का मैंने स्टूडेंट आपको बताया था, मेज़ का भी, राइस का भी। तो अगर आपसे मेज़ का पूछा जाए तो इसमें से आपको ढूंढना है सबसे ज़्यादा, तो महाराष्ट्र है सबसे ज़्यादा, बट यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में तो महाराष्ट्र नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, उससे पता चल जाएगा।
राइस का देख लेते हैं तो वेस्ट बंगाल है यहाँ पे, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे बी है। और शुगर केन का अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश आप लगा दें सी। और रबर का केरला कर लो डी, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री भी चाहिए होती हैं। तो यानी मेज़ का आप कर्नाटका यानी ए यहाँ पे लिख लो। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको मेज़र याद कर लिए ना आपने इस चैप्टर में, तो ऑलमोस्ट आपका सारा कवर हो जाएगा। क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि आप सिर्फ मेज़र का ध्यान रखो कि भाई मेज़ कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। तो कर्नाटका स्टेट है, तो अगर और केरल में रबड़ ज़्यादा होता है। और आपने शुगर केन का देखा तो उत्तर प्रदेश है। ये सारे आपको स्टेट्स अगर एक बार क्लियर हो गए मेजर वाले, तो आपको सारे अपने आप में हो जाएंगे। इसके ऑप्शन नहीं दिए मैंने, तो इसलिए सिर्फ ऐसा प्रैक्टिस आप यहाँ पे लिख लेना। मेज़ पे यहाँ पे ए था ना, और यहाँ पे डी लिख लेना। और ये हो गया हमारा शुगर केन का उत्तर प्रदेश है यहाँ सी। और रबर का तो हमने कर लिया, किसका रह गया हमारे पास बी का, बी यहाँ पे लिख लो वेस्ट बंगाल में। ये स्टेट्स हैं, स्टेट तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि करने पड़ेंगे, बिना स्टेट्स के आपको ये दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो पता नहीं चलेगा कौन सा स्टेट कहाँ पर है। मेजर स्टेट्स के नेम याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप ऑफ आवर कंट्रीज़, जो नॉन फूड हैं तो सीधी सी बात है, जो आप फूड नहीं यूज़ कर सकते हो एज अ फूड, तो कॉटन और जूट है। अब है कंडीशन द डिफरेंट क्रॉप विद डील कंडीशन, अगर हम इसको मैच करें तो इनकी कंडीशन देखें तो क्या क्या है। तो ये तो ऐसे मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे लिखा है कि राइस का टेम्परेचर, ये रेनफॉल और ये रेड येलो, तो ये ऐसे ही आपको लर्न करनी है। राइस का दे रखा है ताकि आपको ऐसा प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ सबका टेम्परेचर, रेनफॉल, उसका सॉइल ध्यान रखना है। वीट का टेम्परेचर हो गया, उसका रेनफॉल हो गया, वो क्लाई सॉइल में होती है। इसी तरीके से मेज़ का टेम्परेचर है, रेनफॉल है और एलुवियल सॉइल है। पल्सिस का भी दे रखा है इसके अंदर इसी तरीके से, और पल्सिस का भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें से जो ऑप्शन है वो कौन सा है, सी, यानी ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और बी का फोर्थ। मतलब सामने सामने आपने ये सारे आंसर दिए हुए हैं, आपको इजी भी हो जाएगा। ये मैंने इसलिए यहाँ पे कर रखा है मैनेज, ताकि आपको इसके आंसर याद भी हो जाएं और कोई कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल, स्टेट्स नेम, तो ये तो आपको याद करने ही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द मेन फूड क्रॉप ऑफ ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो फूड क्रॉप ऑफ ईस्टर्न और सदर्न में देखें तो कौन सी है ज़्यादा मेन फूड क्रॉप, राइस है या वीट है या फिर मेज़ है या शुगर केन है। तो ईस्टर्न और सदर्न में तो हमने देखा था ईस्टर्न में राइस है और सदर्न में भी हमने देखा था कि राइस है। तो आप इसमें ईस्टर्न और इसमें क्या कर सकते हैं, राइस का कर सकते हैं ईस्टर्न में और सदर्न पार्ट में, ठीक है। इसके नाम से आप क्या कर लीजिए, राइस कर लीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ईस्टर्न ये सदर्न वाला पार्ट है, तो इसमें आप ईज़िली कर सकते हैं। टू मेन वीट ग्रोइंग, अगर हम वीट ग्रोइंग के नेम बताएं, ये तो हो चुका है, चलो कोई नहीं, रिपीट हो गया है। टू मेन वीट के कौन से, एक डक्कन ट्रैप हो गया और गंगा सतलज प्लेन हो गया। अब गंगा सतलज प्लेन यानी ये जो सेंटर में वीट देख रहे हो ये निशान, और ये महाराष्ट्र थोड़ा सा ब्लैक सोइल यहाँ पे भी है डक्कन ट्रैप में। तो ये आपको मैप में भी नज़र आ रहा है, तो मैप में भी प्रैक्टिस करनी है कि राइस का हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे मेजर स्टेट हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ईस्टर्न बाउंड्रीज नज़र आ रही हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ईस्टर्न दे रखा है और सदर्न पार्ट दे रखा है। तो ईस्टर्न और सदर्न पार्ट में आप देख ही रहे हैं ग्रीन कलर का जो है, ये सारे क्या हैं, ये राइस के हैं, ये वाला एरिया। और इसी तरीके से यहाँ पे देखें तो ये वीट के एरिया है, तो मैप में आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज़ नॉट अ मिल्ट, इसमें से मिल्ट कौन सी नहीं है, क्योंकि हमें ज्वार, बाजरा, रागी पता है, तो मेज़ नहीं है कोई, और इसमें ऑप्शन की कोई है ही नहीं चांस। असर्शन में देखें तो हमें
ज्वार, बाजरा, रागी इम्पॉर्टेंट मिल्ट्स हैं। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट मिल्ट्स तो हैं। दीज आर नॉन प्लांटेशन क्रॉप, नहीं, तो इसका रीज़न गलत है। असर्शन इज़ ट्रू और रीज़न इज़ फॉल्स, तो सी पे लगा दीजिएगा टिक। द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ आवर कंट्री इज़, ये भी हमें पता है ज्वार है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट है विच स्टेट इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा, तो बाजरा का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देखें तो वो कौन है, राजस्थान है या महाराष्ट्र है, गुजरात है या हरियाणा है, क्योंकि लार्जेस्ट पूछा है तो लार्जेस्ट के अंदर स्टूडेंट हमें देखना होता है कि कौन सा आता है। तो सबसे पहले हम कंडीशन देखेंगे कि भाई हमें तो हरियाणा जो नहीं है, पहले उस पर ध्यान रखो कि भाई अगर हमें बाजरा का निकालना है तो अगर हम कोशिश करें कि भाई जो नहीं है, बाई चांस हमें कोई ऐसा क्वेश्चंस आते हैं कि भाई जिसमें लग रहा है कि सारे सिमिलरिटी हैं और हम उसमें से कॉमन कोई निकालना चाहते हैं, तो बाजरे का अगर हम देखें तो उसके अंदर हमें, मैंने आपको पहले बोला था बुक के अंदर भी देखेंगे तो जो वर्ड ऑर्डर में दिए होते हैं तो उसको देखो। जैसे कर्नाटका है तो उसमें ऑर्डर में दिया हुआ था भी सबसे ज़्यादा, उसके बाद तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश हैं, तो ये सारे के सारे। बट अगर हम देखें बाजरा प्रोड्यूसिंग मेजर में तो राजस्थान है, ठीक है, तो आप राजस्थान में ईजिली टिक लगा सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। कई बार मैं आपको इसीलिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ, चलो कन्फ्यूज़न है, हमें आंसर नहीं आ रहा है, बट हमें क्या देखना है उस टाइम पे जब हमें कि भाई ऐसी सिचुएशन कहाँ पे नहीं हो सकती है। तो उस सिचुएशन में हम देखेंगे कि भाई हरियाणा में तो हमने राइस पढ़ लिया था कि भाई राइस हो गया, वहाँ पे ज़्यादा है, वीट है, शुगर केन हमने देख लिया। इसी तरीके से गुजरात, महाराष्ट्र का भी हमने देख लिया है। तो यानी राजस्थान एक ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ, ये वाला भी तक हमने नहीं देखा है कि भाई राइस वीट के अलावा, तो ये राजस्थान पे आप टिक लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है गोल्डन फाइबर के नाम से हम जूट को जानते हैं, चाइना हो गया हमारा, तो चाइना किसके लिए है, राइस के लिए, और कॉरस ग्रेन ज्वार है, और रेन फेड क्रॉप कौन सी है, रागी, नहीं, रेन फेड क्रॉप में आप यहाँ पे जो फोर्थ नंबर है ज्वार कर लेना, कॉरस ग्रेन में रागी कर लो, चाइना राइस और गोल्डन फाइबर जूट। यानी इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि ऑप्शन में आ जाता है तो आप किस तरीके से टिक लगाएंगे। क्रॉप विच इज़ यूज्ड बोथ एज अ फूड क्रॉप एंड फूडर, अगर वो फूड क्रॉप भी है और फूडर भी है तो मेज़ ही है। हम एज अ फूड भी यूज़ करते हैं अपने खाने के लिए भी, क्योंकि कॉर्न को हम खाते भी हैं और एनिमल्स को भी खिलाते हैं, उनके फूडर में भी काम आता है। विच क्रॉप इज़ नन एज द गोल्डन फाइबर, तो गोल्डन फाइबर यानी जूट ही है, क्योंकि उसका प्लांटेशन के बाद जब हम उसको मतलब निकालते हैं, रॉ मटेरियल ऐसे दिखाई देता है सुनहरा सा, फिर उसका कलर चेंज हो जाता है, तो इसीलिए उसे गोल्डन के नाम, गोल्डन फाइबर को हम जूट कहते हैं। अब है विच वन ऑफ द लुगुमिनस क्रॉप कौन सी है, तो लुगुमिनस का पल्सिस है, क्योंकि इनके नोड्यूल्स के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन को फिक्स करने की क्षमता होती है, उसको कंट्रोल करने की, और जिससे फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो पल्सिस की वजह से फर्टिलिटी बढ़ जाती है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और फार्मर्स को नाइट्रोजन फिक्स होने से, सिर्फ अरहर को छोड़ के। तो ये इसमें आप लगा लेना। ये देख रहे हो, ये लुगिमिनस जो क्रॉप है, यानी फलीदार जितने भी ये पल्सिस होती हैं। अब अगर इसकी असर्शन देखें तो असर्शन में हमें पता चल रहा है पल्सिस आर ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। हाँ, हम पल्सिस को तो ग्रो कर सकते हैं। इट हेल्प, अब इसका रीज़न में देखें तो इट हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि भाई इसलिए हम उसको क्रॉप रोटेशन में यूज़ कर सकते हैं पल्सिस को, क्योंकि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करना, उसको रिस्टोर करने की कैपेसिटी होती है उनके रूट्स के अंदर, नोड्यूल्स के अंदर। जो रूट्स के अंदर ये ब्लैक ब्लैक कलर के नोड्यूल्स पाए जाते हैं, ये छोटे छोटे डॉट आपको नज़र आ रहे होंगे उसके अंदर। तो आप ए पे टिक लगा लेना, असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं और जो एक्सप्लेनेशन है वो करेक्ट है।
उसके बाद अगर हम देखें बीइंग लेग्यूमिनस क्रॉप दे हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय यूटिलाइजिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, नाइट्रोजन फिक्सेशंस फ्रॉम द एयर। यानी कौन सा इसमें हमें पता है, मूंग अरहर सारी हैं। तो बीइंग लेग्यूमिनस दे हेल्प इन रिस्टोर सॉइल फर्टाइल बाय यूटिलाइजिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एक्सेप्ट किसको छोड़ के, तो अरहर को छोड़ के मूंग, ग्राम, मसूर सभी हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्सिंग करने में हेल्प करती हैं, रिस्टोर करने में, फर्टिलिटी बढ़ जाती है उसकी सॉइल की, बट अरहर नहीं करती है। विच वन ऑफ द नॉट ट्रू फॉर पल्सिस, के लिए कौन सा ट्रू नहीं है। तो पल्सिस रबी खरीफ सीजन दोनों में की जा सकती है। लेग्यूमिनस क्रॉप है, दे आर रोटेशन एंड अदर क्रॉप्स, ये भी सही है। पल्सिस रिक्वायर इंटेंसिव इरिगेशन फैसिलिटीज़, यानी इसमें बोला है दे आर ग्रोन इन रोटेशंस विद अदर क्रॉप्स, की रोटेशंस के साथ इसको किया जा सकता है, ये भी सही है। ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स यानी इंटेंसिव इरिगेशन फैसिलिटीज़ में आप इसको रॉन्ग लगा लीजिएगा कि ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज़ ही चाहिए होंगी इसके लिए, क्योंकि नॉट पूछा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। तो वेजिटेरियन डाइट में अगर देखें मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है, वीट है, राइस है, पल्सिस है। पल्सिस है जब भी तो हम उसको कंज्यूम करते हैं क्योंकि हम वेजिटेरियन है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप डू नॉट हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, अरहर है, ठीक है। नेक्स्ट है फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स, विच इज़ द आइडिया कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन। शुगर केन के लिए कौन सा बेस्ट है, तो टेम्परेचर इतना चाहिए और रेनफॉल इतना 75 से लेकर 100 तक। तो 75, ये तो फर्स्ट वाला तो बिल्कुल सही, रिपीट हो गया क्वेश्चन बाय मिस्टेक, डोंट वरी, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट एज रिगार्ड टू शुगर कल्टीवेशन, यानी कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है शुगर कल्टीवेशन के लिए। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, इट यही है क्योंकि लार्जेस्ट तो नहीं है इंडिया शुगर केन में, अगर हम देखें तो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आता है, क्योंकि ब्राज़ील है ना, ब्राज़ील के बाद आता है। तो इसी पे ही पहले लाइन से मुझे तो आपको ये बता देना है कि भाई हाँ, पता चल जाना चाहिए कि भाई करेक्ट नहीं है। बाकी तो सही है कि भाई मैनुअल लेबर चाहिए और अलग अलग वैरायटी ऑफ सॉइल पे ये हो जाता है, और हार्वेस्टिंग से लेकर इसको शोन करने तक मैनुअल लेबर चाहिए होते हैं। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, दोनों में हो जाता है। और हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, टेम्परेचर यही है इसका 21 से लेके 27। ये भी बहुत अच्छी बात है कि 21 से 20 डिग्री 27 दे रखा है। तो बहुत सारे प्लेसेस में, कंट्रीज़ में इसको किया जा सकता है, क्योंकि लैटिट्यूड अलग अलग लैटिट्यूड पे होने की वजह से अलग अलग प्लेसेस में इसको ग्रो किया जाता है, अलग अलग कंट्रीज़ में ईज़िली हो सकता है ये। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड इज़, अगर हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑयल सीड्स में देखें तो वो कौन है, तो चाइना है। तो आप चाइना पे टिक लगा सकते हैं, ऑलमोस्ट चाइना ही है फर्स्ट नंबर पे, हम तो सेकंड नंबर पे ही हैं। ये सारे ऑयल सीड्स हैं जिससे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये देख लीजिए ताकि आपको पहचान रहे कि क्या क्या है। सोयाबीन भी है, सनफ्लावर, सिसम है, और जेट्रोफा है, ग्राउंडनट है, कस्टर्ड, मस्टर्ड और सनफ्लावर, ये सारे के सारे सीड्स हैं जिससे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन इंडिया। तो ग्राउंड नट में लार्जेस्ट प्रोड्यूस इन इंडिया कौन कौन है, केरला, पंजाब, बिहार और गुजरात। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ग्राउंड नट में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में आप नाम ले सकते हैं, पंजाब नहीं, केरला भी नहीं आएगा, बिहार भी नहीं है, तो आप इसके अंदर गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट में गुजरात ले सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि कैसे पता चलता है, क्योंकि जो अदर स्टेट्स हैं हमने पढ़ा है, पंजाब का पढ़ा, बिहार का राइस का, और केरला का पढ़ा है हमने रबर, तो ऑलमोस्ट हमें पता चल गया कि भी गुजरात में ग्राउंडनट है। टी इज़ द मेन बिवरेज क्रॉप ऑफ इंडिया, और टी क्या है, अब इसमें नेक्स्ट में बोला है बिवरेज क्रॉप है, विच जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट फॉर इट्स ग्रोथ और नॉट करेक्ट, कौन सी इसमें नहीं है। द टी प्लांट ग्रो बेस्ट इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो टी जो प्लांटेशन है, तो अगर हम देखें इम्पॉर्टेंट बिवरेज क्रॉप है, तो ये सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल दोनों में होती है, ठीक है। लेबर इंटेंसिव है, ठीक है। कोल्ड एंड मॉइस्ट क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर, नहीं। और डी फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस, ठीक, क्योंकि इसकी जगह कोल्ड की जगह क्या है, वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए, क्योंकि जो लीव्स होती हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं और उसकी फ्रेशनेस को बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन स्पॉइल टी क्रॉप, कौन सी ऐसी कंडीशन है जो स्पॉइल कर सकती है उसको, टी को। तो फ्रिक्वेंटली शावर इवनली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द ईयर, ये तो ठीक है, फ्रॉस्ट फ्री भी सही है। डी फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल सही है। क्ले सॉइल विच हैज़ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्योंकि ये मोस्टली स्लॉपिंग एरिया में होती है टी, क्योंकि पानी जो है वो स्लोप से क्या जाए, नीचे चला जाए, ड्रेन हो जाए, वहाँ पे रुके ना। अगर वो वाटर वहाँ पे क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा, तो वहाँ पे वो ये कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इसकी टेम्परेचर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कंडीशन ही ऐसी है। तो इसीलिए क्ले सोइल में जहाँ पे हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वहाँ पे ये नहीं होगा, टी नहीं प्लांटेशन कर सकते। नेक्स्ट है कर्नाटका इज़ अ फेमस फॉर द प्लांटेशन क्रॉप, कॉफ़ी के लिए, ठीक है। जैसे कि टी हमने देखा था कि भाई सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस असम, मेघालय, ये स्टेट्स हैं, तो ये स्टेट्स आपको ध्यान रखने हैं। और नेक्स्ट है अरेबिका जो वैरायटी है, इनिशियली ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़, तो यमेन से लाई गई है, और ये एक बहुत ज़्यादा अरेबिका वैरायटी फेमस है कॉफ़ी की, जो इंडिया में यूज़ की जाती है। और स्टार्टिंग में अगर हम देखें, कॉफ़ी जो इंट्रोड्यूस करी हमारी कंट्री में, जो लेके आए थे इनिशियली, तो ब्रिटिशर थे जिन्होंने स्टार्टिंग करा था, जो इसको टी को भी, और ब्रिटिशर्स थे, टी को उन्होंने स्टार्ट करा था, बट बाद में हमने उसको कल्टीवेट करना स्टार्ट करा। और जो इनिशियली अगर हम कॉफ़ी की बात करें, तो बाबा बुडन हिल है जो कि कर्नाटका में, जो मेन इसको यहाँ पे स्टार्ट करा, और नीलगिरी जो कि कर्नाटका में है, वहाँ पे अभी ज़्यादा सबसे ज़्यादा कल्टीवेट की जाती है। तो बाबा बुडन हिल कर्नाटका में यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी, और ये आपको ध्यान रखना ऑप्शन में, कल्टीवेट कॉफ़ी फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन। मैच द कॉलम में स्टूडेंट्स आपको ये हैं, एप्पल कहाँ पे ज़्यादा होते हैं, ये हॉर्टिकल्चर वाला टॉपिक है कि हॉर्टिकल्चर में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में हमारा जो इंडिया है चाइना के बाद, और ट्रॉपिकल टेम्परेट एज वेल दोनों में इसको किया जाता है। तो वहाँ ये सब बस हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल और फ्रूट्स ध्यान रखने हैं, कौन से स्टेट्स में सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। जैसे एप्पल है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होंगे, जम्मू कश्मीर में ही है, पाइनएप्पल मेघालय में, मैंगो जो है महाराष्ट्र में, ऑरेंज नागपुर में। तो ये सामने सामने मैंने इसलिए दिए हैं ताकि आप इसकी प्रैक्टिस हो सके और समझ सकें कि ऑप्शन में आता है तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। नॉन फूड क्रॉप में बात करें तो जैसे रबर है, नेचुरल, ये किस मैक्सिमम कंज्यूप्शन कहाँ पे होता है रबर का, तो ऑटो टायर और ट्यूब्स दे रखी है, फुटवियर दे रखा है, बीट्स एंड हाउसेस डिप्ड गुड्स। तो जो ये रबर हमें प्लांट से देख रहे हो किस तरीके से मिल्क निकल रहा है, उसको इसको डिपॉजिट किया जाता है, फिर टायर बनाया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे सीधी सी बात है, सबसे ज़्यादा हम उसको कहाँ कंज्यूम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ऑटो टायर ट्यूब्स इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। असरसन, रेनफॉल एंड टेम्परेचर रिक्वायर फॉर द कल्टिवेशन ऑफ रबर
ये 210 कर लेना, ये 200 कर लो इसे। और सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए और 25 डिग्री इसका टेम्परेचर चाहिए। तो ये असर्शन सही है। और ये इक्वेटोरियल क्रॉप है बिकॉज लगा के, हाँ ये भी इसका है, तो असर्शन ट्रू है। ही रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज़ कॉल्ड। अगर हम सिल्क को क्या कर रहे हैं, उसको सिल्क वॉर्म को रियरिंग कर रहे हैं और किसके लिए, सिल्क के प्रोडक्शन के लिए, तो उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। क्योंकि हमने देखा था कि भाई ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्या है अपने आप में ही, सिल्क जो है बहुत कॉस्टली होता है और इसको ऑब्टेन प्लांट से नहीं, इसको इसके जो सिल्क वॉर्म है इससे प्राप्त किया जाता है। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है कि सिल्क वॉर्म का जो एग होते हैं फिर वो किस तरीके से लार्वा बनता है, कोकून बनता है, और ये कोकून से ही हम क्या निकालते हैं, सिल्क निकालते हैं। तो इनको रियरिंग करना ही क्या कहलाता है, ये एक सेरीकल्चर कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फाइबर नॉट ग्रोन ऑन द प्लांट, यानी जो प्लांट पे ग्रो नहीं की जाती है। अभी मैंने बताया आपको सिल्क। असर्शन, इंडिया इज़ बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। तो ओरिजिनल कॉटन प्लांट, हाँ सही है, इंडिया को माना जाता है। और बिकॉज कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बिल्कुल ठीक है, तो आप ए पे लगा दीजिए। नेक्स्ट है, इंडिया आई बिलीव टू बी ओरिजिन होम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर क्रॉप्स, तो कॉटन है, उसी को माना जाता है। नेक्स्ट है, जूट ऑल्सो कॉल्ड, जूट को क्या बोलेंगे, गोल्डन फाइबर। नेक्स्ट है, मेजर प्रोड्यूस ऑफ स्टेट, यहाँ जूट कर लेना, कौन सा है जूट का, तो मेजर अगर हम जूट की बात करें, प्रोड्यूस वेस्ट बंगाल। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप ग्रोन वेल इन द ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल में कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से कल्टीवेट किया जाता है, कॉटन। आपने सॉइल चैप्टर में भी पढ़ा होगा और इस चैप्टर में भी दे ही रखा है। इक्वेटोरियल क्रॉप बट इन इंडिया इज़ कल्टीवेट एज ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। एक इक्वेटोरियल क्रॉप है कौन, रबर, उसको लेकिन इंडिया के अंदर दोनों रीजन में किया जा सकता है उसको ग्रो, ट्रॉपिकल में भी सब ट्रॉपिकल में भी, ठीक है। इक्वेटोरियल यानी हम क्यों बोल रहे हैं इक्वेटोरियल, यानी इक्वेटर रीजन पे ज़्यादा पाई जाती है, 0 डिग्री इक्वेटर के पास वाले जो रीजन्स हैं वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है जो भी क्रॉप है। व्हाट इज़ द मेकिंग ऑफ गनी, बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट, अदर आर्ट फैक्ट्स, तो जूट से बनाए जाते हैं ये सारे के सारे। नेक्स्ट है, विच क्रॉप ग्रोन कैन बी क्लासीफाई अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ मिल्ट्स, तो मिल्ट्स की क्लासिफिकेशन में हम बात करें तो कौन कौन है, पढ़ा था हमने, बाजरा, ज्वार, रागी। तो मैं वही कह रही हूँ, सारे बस कीवर्ड्स ध्यान रखो, आंसर आप अपने आप दोगे, बाकियों को आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि कन्फ्यूज़न वाले हाँ कई बार आएंगे, उसमें लगेगा सेम सेम है, उसमें रीड करना पड़ेगा। बट जिस सेंटेंस को देखते हमें वर्ड्स पता चल रहे हैं तो उसमें आप आराम से आंसर टिक लगा सकते हैं। अब मिल्ट कौन नहीं है, हमें पता है ज्वार भी है, रागी भी है, बाजरा भी है, मेज़ नहीं है। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड के अंदर वेजिटेबल और फ्रूट्स को प्रोड्यूस करने में वर्ल्ड के अंदर कौन है, वैसे तो चाइना है, इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। यहाँ पे ऑप्शन में अगर हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फ्रूट वेजी, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग इंडिया में ही आप टिक लगा लीजिए, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल में, ठीक है। नॉट तो नहीं है ना, हाँ नहीं है। फिर विच क्रॉप इज़ करेक्ट, कौन सी करेक्ट है इसमें, मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, नन एज गोल्डन फाइबर, एंड वेस्ट बंगाल में वो होती है हुगली वेशन रिवर के पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी इंटेंसिव कौन सी क्रॉप है, जूट, उसे बहुत पानी चाहिए। और फेवरेट जियोग्राफिकल कंडीशन ये सब स्टेट्स में है। और हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रो, हाई टेम्परेचर चाहिए जब उसको ग्रो करना है, तो वो क्या है, कॉफ़ी है, रबर है या राइस है, कोई भी नहीं, क्योंकि जूट की ये सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जूट यहाँ पे है नहीं, तो नन ऑफ दीज पे आप लगा दीजिए। मेन है हॉर्टिकल्चर्स क्रॉप्स कौन सी हैं, तो हॉर्टिकल्चर में आप लगा सकते हैं टिक
हॉर्टिकल्चर में आप लगा दीजिए। ये हम कल कर लेंगे स्टूडेंट, या तो क्योंकि मैच ऑफ द कॉलम है, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो हम यहाँ से मैच ऑफ द कॉलम या रिमेन ऑफ टॉपिक कल फिनिश करेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।